हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं जिस क्रम में हम लोग 1266 तक की चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग डालिए गयासुद्दीन बलबन। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बताया था, जो 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए बलबन ने स्वयं को जो है सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लेता है। तो ये शासन करता है, शासन जो है अच्छा खासा टाइम पीरियड में करता है। ये 1266 ईस्वी से 1287 एडी तक 1287 एडी तक ईस्वी तक जो है ये शासन करते हैं। तो अगर इतना टाइम पीरियड लंबा रहा है तो जो काम किए हैं बलबन के कार्य उसको भी देखना है, कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा बेसिक परिचय जान ले। तो बलबन का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन, ठीक है। और ये जो थे ये इलबारी जाति का तुर्क था, इलबारी जाति का तुर्क था, ठीक है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये जो थे ये ईरान का प्रसिद्ध मुस्लिम वंश था। ईरान का एक प्रसिद्ध मुस्लिम वंश था, उसका नाम था अफरासियाद वंश से संबंधित बताया गया है इसे। कहाँ के वंश है ये? ईरान के, ठीक है। इसी से संबंधित बताया गया है। और बलबन सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होकर सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, नासिरुद्दीन इसके दामाद थे, तो 20 साल तक उनके साथ जो है ये कार्य किए हैं नायब की हैसियत से। उसने 20 वर्ष नायब की हैसियत से और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया है, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। तो सुल्तान बनने के बाद जो है बलबन के समक्ष सबसे पहले चुनौती थी सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाना, यानी पद की गरिमा को बढ़ाना। सुल्तान पद की गरिमा को बढ़ाना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे। और इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में जो है काफ़ी गिर गई थी ये। तुर्क अमीर सुल्तान को कठपुतली समझते थे, जनता में भी सुल्तान को लेकर घिरना थी। बलबन को ये धारणाएं जो थी बदलनी थी। उसने शासन में 40 दल का भी काफ़ी हस्तक्षेप था, मतलब जो भी शासन चल रहा था। तो चूँकि स्वयं बलबन जो था, आपको मालूम होगा, जो 40 से 40 जो दल था उसका वो मेंबर रह चुका था, सदस्य रह चुका था। तो वह जो है उनकी भावनाओं से अच्छी तरह जो है 40 दल की भावनाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। सल्तनत में विरोधियों द्वारा काफ़ी षड्यंत्र हो रहे थे। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो है सुल्तान की शक्ति और मान मर्यादा और उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से बलबन ने जो है, मतलब इन्हीं चीज़ों को लेकर के बलबन जो है एक राजत्व के सिद्धांतों की स्थापना करती है। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करता है। और सवाल पूछा भी गया है, बलबन्स की थ्योरी ऑफ किंगशिप बोलते हैं, बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो इसके बारे में अपना लोग को जानते हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है और ये जानना जरूरी भी हो जाता है कि आखिर ये क्या है। तो हम लोग जानते हैं बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी बलबन का राजत्व सिद्धांत के बारे में। राजत्व सिद्धांत, ठीक है।
ये मेनली कहाँ से ये वर्ड आया है, आपको हड़बड़ाने की बात नहीं, सारे समझिए। बलबन सल्तनत कालीन प्रथम सुल्तान था जिसने जो है राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की है। अपने राजरोहण के समय ही उसने यह महसूस किया था कि सुल्तान की शक्ति मान प्रतिष्ठा जो था काफी गिर गए थे और बलबन जो है पुनः स्थापित करना चाहता था इसे। इसी उद्देश्य से बलबन ने जो है राजत्व सिद्धांत दिया है। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा बात। अब बलबन के राजत्व सिद्धांत का जो स्वरूप था ना, इसका स्वरूप जो है ये ईरान के फारसी तत्वों से लिया गया है। ईरान के फारसी तत्व से लिया गया है। इसके अंतर्गत जो है बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। वह कहता था कि सुल्तान जो है नियाबत ए खुदाई। बलबन ऐसा बोलते थे जो सुल्तान जो है, सुल्तान ये नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई एवं जिल्ल ए इलाही, जिल्ल ए इलाही। पूछा गया सवाल है भाई, इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है। जिल्ल ए इलाही है, मतलब इसका ये कहना था जो सुल्तान का स्थान जो है पैगंबर के बाद का है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और अल्लाह के निर्देशानुसार ही शासन करता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्य की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, ऐसा बात कहा था। वह ऐसा भी कहता था कि सुल्तान का हृदय जो है ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है और इस संबंध में मानव जाति में कोई जो है उसके समान है ही नहीं। ऐसे बात सुल्तान के बारे में बड़े बड़े बातें किए हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो अपनी पद की गरिमा को ये राजत्व सिद्धांत ला करके जो है राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समान लग रहा है ये। और इसके तहत उसने दरबार में, इसके तहत बलबन जो है दरबार में राजत्व सिद्धांत के तहत दरबार में सिजदा और पायबोस, सिजदा पायबोस जैसी ईरानी प्रथाओं की शुरुआत की। सिजदा होता था घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, मतलब ऐसा था जो सुल्तान के सामने सिर झुकाना रहता था। और पायबोस जो होता था, ये पायबोस सुल्तानों के पैरों को चूमना रहता था। ठीक है, इसमें तो आप सोच सकते हैं क्या क्या उसके माइंड में आया है। अब राज दरबार में जो है पूर्णतः अनुशासन लागू किया गया था। ऐसा कहा जाता है जो इनके दरबार में कोई हंसता नहीं था, एकदम डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था। दरबार में वह न तो स्वयं हंसता था और न ही उसने औरों को इसकी छूट दे रखी थी। वह केवल वजीर से ही, केवल और केवल किससे वार्तालाप करता था? केवल वजीर से ही बात करता था। जो भी किसी को बताना रहता तो वजीर को बताओ, वजीर इससे बात करेगा। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी टाइप से हो गया। और सुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुकूल जो है उसने अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर बनाया, क्योंकि अगर आपको अपने आप को वजनदार बनाना है तो आपको सबसे पहले खुद डिसिप्लिन माना पड़ेगा। ये बात बलबन ने किया है। इसने जो है अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर बनाया, जैसे कि मद्यपान, नृत्य, संगीत जैसे समारोह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि मद्यपान अगर कर लिए ना तो हो गया, तब आपका इज्जत कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। वो आज के युग में भी है, पीने के बाद कहाँ लपट जाएगा पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो मद्यपान, नृत्य, संगीत जैसे समारोह पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि छोटे अमीरों से भी मिलना बंद कर दिया। और इसके अतिरिक्त जो है सुल्तान की शक्ति स्थापित करने के लिए उसने जो है रक्त एवं लोह की नीति अपनाया था। रक्त और लोह नीति को अपनाया था। और फिर तुर्क अमीरों के चालीसा दल को इसने के बाद में क्या करता है, जो चालीसा दल था इसको
क्योंकि इसके बारे में उसे सारा नॉलेज था ही, जो इसमें मतलब सही ढंग से ये चल नहीं रहा था, तो इसको उसने जो है पूरी तरह से भंग कर दिया था। और जब ये चालीसा दल भंग कर दिया गया, तो चालीसा दल जब भंग हुआ तो इसका मतलब है जो वो जिस पद पे पहले था, मतलब खुद जो है वो 20 ईयर्स जो है उसने नायब के पद पर कार्य किया था, तो इसके बारे में उसको जानकारी था ही। तो उसने इस नायब के पद को समाप्त किया और वजीर का जो अधिकार था, वजीर के अधिकार को भी वो मतलब सीमित कर दिया। पहले जैसा था उससे बहुत ही कम कर दिया, सीमित मात्रा में कर दिया। फिर बात यहाँ पे ये आता है जो उसके बारे में ये भी कहा गया है जो उसने प्रमुख कार्य भी किए। तो वर्क्स ऑफ बलबन में जो है प्रमुख वर्क बलबन का क्या रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो बलबन के कार्य क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें अगर पहला चीज अगर आप देखें तो बलबन ने उनके साम्राज्य में जो विद्रोह हो रहा था, जैसे कि मंगोल आक्रमण हो गया। ये मंगोल आक्रमण आप बार बार जो है सुने होंगे, और इससे जो है दिल्ली सल्तनत में जो भी हुए हैं उनको बहुत सामना करना पड़ा है। तो इससे बचने के लिए जो है एक केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का गठन करता है। ये मंगोल आक्रमण से बचने के लिए जो है एक सेना का गठन करता है। सेना का गठन किया और उसका नाम जो है इसका नाम, सैन्य विभाग का नाम जो है ये दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग जो है इसका गठन किया है। सैन्य विभाग को गठन किया और सेना को जो है अन्य सभी अधिकारियों से अलग रखा है इसने। ये चीज बहुत अच्छा काम किया है। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसके कार्य में आप देखें ये चीज। अगर इसके अगले कार्य की चर्चा करें तो इसने जो है गुप्तचर विभाग भी बना रखा था। गुप्तचर बलबन ने गुप्तचर विभाग भी बना रखा था। गुप्तचर विभाग भी स्थापित किया और इसके सदस्य जो है समस्त राज्य में फैले थे और सुल्तान को जो है सूचना पल पल की खबर जो है ये देते रहते थे। बलबन द्वारा निर्मित कुशल गुप्तचर प्रणाली के कारण जो है सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में इतना भय व्याप्त हो गया कि सुल्तान के विरोध के स्वर जो है ये पूरी तरह से विरोध का स्वर ही समाप्त हो गया। कोई विरोध करता ही नहीं था क्योंकि एकदम हर खबर उनके पास पहुंचता था। और कानून व्यवस्था को लेकर भी बलबन जो है बहुत ही अच्छा काम किए हैं। कानून व्यवस्था की स्थापना में भी उसने जो है बहुत योगदान दिए हैं। अपने राज्य की जनता को मेवातियों के आतंक से मुक्त कराया। मेवाती मतलब डाकू से मुक्ति दिलाया इसने। और दिल्ली के चारों ओर जंगलों को साफ करवाया और आवागमन के लिए जो है सड़क बनवाई। और पुलिस चौकी जो है स्थापित किया इसने। ऐसा भी कहा जाता है जो मंगोल ने आक्रमण से राज्य की रक्षा के लिए मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा के लिए बलबन जो है उत्तर पश्चिम में एक दुर्ग जो है दुर्ग का श्रृंखला निर्माण कराया था और अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मोहम्मद को, बड़े पुत्र थे जिनका नाम था शाहजादा मोहम्मद
उसको जो है वहां का शासन सौंप दिया। और शाहजादा मोहम्मद जो है आगे चल के मतलब वो मंगोलों आक्रमण का सामना तो किया, लेकिन फिर जो है वो मारा गया। ऐसा भी कहा जाता है जो इनके प्रसिद्ध कवि और विद्वान भी इनके यहाँ रहे हैं, तो इनके यहाँ अमीर खुसरो, हमीर हसन, ये दोनों जो हैं प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान हमीर हसन और अमीर खुसरो जो है साहित्यिक जीवन की शुरुआत जो है बलबन के समय में ही की थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बलबन के बारे में मेनली अगर विस्तार नीति की जहाँ तक बात करेंगे अपने राज्य विस्तार को लेकर के, तो बलबन जो है राज्य विस्तार पे अगर इनके बारे में किया जाए बात, तो राज्य विस्तार नहीं किया, राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन आंतरिक प्रशासन और केंद्रीय व्यवस्था को जो है सुदृढ़ बनाया। बंगाल के सूबेदार था एक, जिनका नाम था, बंगाल के सूबेदार जिसका नाम था तुगरिल खां जो था ये विद्रोह को दबाया। बलबन ने कोई मतलब बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां के जो विद्रोह जो किया था उसको इसने दबाया। सन 1286 ईस्वी में एडी में जो है बलबन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बात था ये बलबन के बारे में था। अब 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई है, तो फिर इसके बाद जो शासन करता है, यानी 1200 नया पेज से देखते हैं, 1287 से 1290 ईस्वी तक जो शासन करता है उसका नाम रहता है कैकुबाद, ठीक है। कैकुबाद जो है ये 1287 से 1290 एडी तक शासन करता है। बलबन ने अपने शासन काल में ही अपने पोता जिसका नाम था बलबन का पोत्र था जिसका नाम था कैखुसरव। और ये किसके, ये कैखुसरव जो थे ये मुहम्मद के बेटा था, मुहम्मद का पुत्र था, ठीक है, को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ऐसा कहा जाता है कैखुसरव को। परंतु कोतवाल मुहम्मद ने बलबन की मृत्यु के बाद षड्यंत्र कर उसके दूसरे पुत्र बलबन के पुत्र को ही बनाया गया है, लेकिन इसके दूसरे पुत्र को जिसका नाम था कैकुबाद, और कैकुबाद कौन था भाई? कैकुबाद जो था ये बुगरा खां का पुत्र था। ये चीज आपको ध्यान रखना, बुगरा खां का बेटा था, ये बुगरा खां का पुत्र था, को सुल्तान बनाया। और अब इसको अगर सुल्तान बनाएगा तो मतलब गृह कलह तो आएगा, तो कैखुसरव की हत्या करवा देती है, इसका कैखुसरव का हत्या करवा देता है कैकुबाद।
अब कैकुबाद एक अत्यंत जो है विलासी और कामुक व्यक्ति था। अब कामुक व्यक्ति था तो प्रशासन में तो अराजकता फैलेगा ही। तो ऐसा कहा जाता है जो ये राज दरबार में, इसके कार्यकाल में राज दरबार में जो है षड्यंत्र होने लगा। राज दरबार में षड्यंत्र होने लगा, षड्यंत्र होने लगा। और मात्र 3 वर्ष में ही बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्था और सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को इसने क्या कर दिया, एकदम पद की गरिमा को नष्ट कर दिया भाई। अमीरों के समूह के एक नेता जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसने क्या किया, कैकुबाद की हत्या करके उसे, कैकुबाद की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद जो है उसे यमुना में फेंकवा दिया। यमुना में फेंकवा दिया, याद रखिएगा, रेलवे में पूछा था, यमुना में फेंकवा दिया है। और 3 माह के उसके पुत्र भी थे, कैकुबाद के पुत्र थे जिसका नाम था कयूमर्स। 3 माह के पुत्र थे कयूमर्स को अपने संरक्षण में सुल्तान घोषित कर देता है। कयूमर्स को सुल्तान घोषित किया, लेकिन 3 माह बाद ही जो है कयूमर्स का 1290 ईस्वी में इसका भी क्या कर देता है, काम तमाम कर देता है, हत्या कर देता है। और सल्तनत में खिलजी वंश के, ये जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश अपने सरनेम के नाम से जो है खिलजी वंश की नींव डाली है। ठीक है, अब खिलजी वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दूं, जो कयूमर्स की हत्या के बाद ही जो है मामलुक या गुलाम वंश के शासन का अंत हो गया है और दिल्ली सल्तनत पर सामान्य कुल के खिलजियों का शासन जो है स्थापित हो जाता है। तो हम लोग खिलजी वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।